सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग कि रेज्यूमे में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए इन डिटेल वी विल बी डिस्कसिंग. सो एट सी ए फ्रेशर लेवल और एट सी ए इंटरमीडिएट लेवल, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देख रहे हैं और भले आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देख रहे हैं, भले आप सी ए फ्रेशर हैं, आप जॉब देख रहे हैं और आप आर्टिकलशिप देख रहे हैं, देन यू कैन कंसिडर दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर ready reference. And let's start this video in this session. So in this particular session we will be discussing everything from start to end regarding the resume, कि आपको resume कैसा बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. एक एक headings के बारे में जानेंगे. कवर लेटर को भी मैंने कंसिडर किया, कवर लेटर को भी अपन देखेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो कैसे भेजना चाहिए, कैसे नहीं भेजना चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स भी भेजूंगा, लाइक एक कवर लेटर एंड एक रेज्यूमे का टेम्पलेट, जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपनी चीज़ें उसमें डाल करके. एंड ऑल्सो मैं मेरा रेज्यूमे भी आपको शेयर करने वाला हूँ, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रेज्यूमे बनता है एंड किस तरीके से आप उसे यूज़ कर पाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So just a brief about me. I am a qualified chartered accountant. I did my articleship from KPMG in risk advisory, and after that I have completed my industrial training from Marico Limited. And as of now, currently I am working in Hindustan Unilever in supply chain finance at Mumbai in HO level. तो ये एक अपना ब्रीफ रहने वाला है इन दिस सेशन कि अपन क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं. सो जस्ट ब्रीफ अबाउट कि अपन क्या क्या करने वाले हैं. अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि रेज्यूमे इंपॉर्टेंट क्यों है, कि सब लोग इतना रेज्यूमे को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं. मैं तो बोलता हूँ कि रेज्यूमे इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंटरव्यू. जो इंटरव्यू होने वाला है उसको आप एटलीस्ट 50 to 60% रेज्यूमे अच्छा बनाकर खुद से कंट्रोल कर सकते हो. तो रेज्यूमे क्यों इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे. ईच सेक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि रेज्यूमे में अपन को क्या चीज़, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं एट द एंड डिस्कस करने वाला हूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए. चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करेंगे, कस्टमाइज रेज्यूमे आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए फॉर ईच कंपनी, कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए वो डिस्कस करेंगे. एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, एंड बनाना चाहिए तो कहाँ से बनाना चाहिए. एंड ऑल्सो कवर लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द इन सारे पॉइंट्स के बाद मैं डिस्कस करूँगा अपना रेज्यूमे का वॉक थ्रू कि किस तरीके का मेरा रेज्यूमे था एंड उसमें से आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो. एंड एक Q&A भी रहेगा जिसमें आपके पास कोई भी डाउट है रिगार्डिंग रेज्यूमे तो आप कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो. एंड फिर मैं आपको कुछ रिसोर्सेज भी शेयर करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला था. एक कवर लेटर होगा, एक टेम्पलेट होगा रेज्यूमे का, एंड इस पीपीटी को भी मैं आपको शेयर करूँगा जिससे आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे फर्दर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई रेज्यूमे इज इम्पॉर्टेंट. सो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्यों, इट इज़ ए प्रोस्पेक्टस टू सेल योर सेल्फ, कि आप अपना रेज्यूमे बनाकर खुद को सेल कर रहे हो. तो अगर आपने सीए किया, फाइनल, फाउंडेशन, इंटर सब कुछ किया, आप किसी भी लेवल पे हो, तो आपने अभी तक जो भी किया है इंक्लूडिंग स्कूलिंग्स में सब कुछ आपको उसमें लिख रहे हो. एक तरीके से आपका पूरा बायोडाटा है वो. अगर उसमें एक पॉइंट का भी फुल स्टॉप या कॉमा का भी एरर है ना, तो वो एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा नहीं हो सकता होगा, वो भी डिपेंड करता है. क्योंकि अगर आप एक रेज्यूमे पर, अपने बायोडाटा पर, अपनी प्रोस्पेक्टस पर ही एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, देन कंपनी ये सोच सकती है ना कि अगर आप खुद के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, देन हाउ कैन यू अप्लाई एफर्ट्स फॉर द कंपनी. सो इसलिए ये मैटर करता है. एंड एक चीज़ और माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अपना टारगेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेज्यूमे इज नॉट गेटिंग एन ऑफर. अपना ऑब्जेक्टिव है सिर्फ मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाना चाहिए. कॉल आ गया देन अपना रेज्यूमे इज द परफेक्ट, क्योंकि कॉल आ गया उसके बाद इंटरव्यू में अपन देख लेंगे क्या होगा. बट अपना रेज्यूमे का पर्पज इज जस्ट ए कॉल बैक फ्रॉम द एचआर और द रिक्रूटर. एंड ऑल्सो रेज्यूमे अपना जितना सिंपल होगा एंड जितना कंसिस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा. सिंपल एंड कंसिस्टेंट से क्या मीनिंग है मेरा, अपन वो आगे अपन देखेंगे. इसके बाद अगर मैं ईच सेक्शन ऑफ द रेज्यूमे की बात करूं तो अपना हेडर होगा रेज्यूमे में, करियर ऑब्जेक्टिव अपन डालते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालते हैं, अचीवमेंट्स एंड अदर स्किल्स, टेक्निकल इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में डालते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डालते हैं.
एंड कुछ नीचे कुछ लोग हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट भी डालते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में डालते हैं कि मैं कौन सी लैंग्वेज जानता हूँ, एंड देन फाइनली डिक्लेरेशन भी डालते हैं. सो इसमें से ईच सेक्शन को अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हेडर ऑफ द रेज्यूमे, कि हेडर जो होगा आपका, जो रेज्यूमे का आउटलाइन होता है, उसमें अपन क्या चीज़ें रखेंगे और क्या चीज़ें नहीं रखेंगे. तो सबसे पहले तो आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, मेल आईडी, लिंक्डइन आईडी एंड एड्रेस. तो याद रखना, कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है नेम अगर आप लिख रहे हो तो ऐसा मतलब लिख सकते हो, बट इट इज़ प्रेफरेबल कि आपका बाकी सारा टेक्स्ट जिस फॉन्ट साइज़ में है उसी फॉन्ट साइज़ में नेम भी हो, कि उससे आपका पूरा रेज्यूमे कंसिस्टेंट लगेगा. ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आपने छोटा लिखा है, कुछ आपने बहुत बड़ा लिखा है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सेम फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें विद नेम भी सेम फॉन्ट साइज़ का जो बाकी सबका है. मोबाइल नंबर आप लिखोगे, फिर आप मेल आईडी लिखोगे, मेल आईडी आपका एक्टिव होना चाहिए, लिंक्डइन आईडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए. लिंक्डइन ये एक्टिव आईडी का मतलब है मेरा, अगर उस पर कोई क्लिक करता है देन ऑटोमेटिकली लिंक्डइन आईडी आपका ओपन हो जाना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल. एंड मेल आईडी पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली आउटलुक या जीमेल में आपका आईडी ओपन हो जाना चाहिए. एंड एड्रेस में आप क्या करेंगे, जस्ट आपका सिटी और ब्रैकेट में आप अपना पिन कोड लिखेंगे. एंड अपन यहाँ पे बात करेंगे अभी कि अपना जो करियर ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आप क्या क्या लिखेंगे. करियर ऑब्जेक्टिव होता क्या है, मेनली अगर मैं बात करूँ तो करियर ऑब्जेक्टिव में आप 3 चीज़ें लिखेंगे. एक ब्रीफ समरी होगी, ब्रीफ बैकग्राउंड होगा आपके बारे में, आप कहाँ से आते हैं एंड आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर के बारे में आप थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे. एंड तीसरी चीज़ होगी कि आप किस तरीके से आपकी स्किल्स एंड नॉलेज का यूज़ करके कंपनी को हेल्प करेंगे इन ग्रोथ करने में. ये तीनों चीज़ें आपके अगर एक करियर ऑब्जेक्टिव में आ गई देन आप लिख सकते हैं, देन आप बोल सकते हैं करियर ऑब्जेक्टिव इज़ परफेक्ट. बट एट आर्टिकलशिप लेवल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेवल पे मैं बोलूँगा कि आप करियर ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं, बट एट फ्रेशर लेवल अगर आपके पास कंटेंट बहुत सारा है, आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने किया है एंड आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है, देन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इनपुट द करियर ऑब्जेक्टिव सेक्शन. क्योंकि मैंने भी नहीं इनपुट किया था क्योंकि मेरे पास कंटेंट था सफिशिएंट. तो अगर आपके पास कंटेंट की कमी है देन आप करियर ऑब्जेक्टिव डालो, अदरवाइज नहीं डालो, क्योंकि कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है इसमें. मैंने रेफरेंस के लिए एक करियर ऑब्जेक्टिव डाला है जो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे यूज़ किया था. इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन डालते हैं, जनरली आप एक ही सेक्शन डाल सकते हो, जस्ट एक सिंगल नाम दे करके कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल बैकग्राउंड, वट जो आप बोलना चाहो. सिंगल सेक्शन इज़ बेटर. मेजर हेडिंग्स आपके ये मैंने टेबल में भी दिया है एंड ऑल्सो मैंने पॉइंटर्स में भी लिखा है कि ईयर आपका जो होना चाहिए वो सीक्वेंशियल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल सीए आपने पहले किया है तो सीए फाइनल, इंटरमीडिएट, देन फाउंडेशन, देन आप बीकॉम का डाल सकते हो, देन आप क्लास 12 एंड देन 10th का डाल सकते हो टाइम के हिसाब से. बट अलॉन्ग विथ सेक्शन कौन सा लेवल है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो आपने वो डाल दिया ईयर सीक्वेंस में. एग्जामिनेशन आपके ये हो सकते हैं, इसमें अगर सीए में भी आपने किया है तो पहले सीए के सारे चीज़ें लिख दीजिए, देन सीएमए की सब चीज़ें लिख दीजिए, देन बीकॉम, देन स्कूल का कुछ हो तो 12th एंड 10th का वो लिख दीजिए. इंस्टीट्यूट में आपका जो भी आपका इंस्टीट्यूट है आपको वो लिखना है. इंस्टीट्यूट में लाइक आईसीआई लिख सकते हो आप. बीकॉम किया है तो कॉलेज का नाम विद आपका सिटी क्या है वो लिखोगे. स्कूल में आप स्कूल का नाम लिखोगे विद सिटी, नॉट द सीबीएसई, आरबीएसई और आईसीएसई. वो आपका पैटर्न होता है, किस पैटर्न पे आपका एग्जाम है. सीबीएसई बोर्ड होता है, जिस बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर आपके पास स्पेस बचता है, बट आपको स्कूल का नाम लिखना है विद सिटी. परसेंटेज और मार्क्स आप कुछ भी लिख सकते हो, बट जनरली अपन 10th 12th और बीकॉम को परसेंटेज में करते हैं तो आप परसेंटेज लिख दोगे बेटर है. एंड जो आपका सीए से रिलेटेड चीज़ है उसमें अपन मार्क्स देखते हैं, परसेंटेज जनरली कोई नहीं पूछता है तो आप उसमें मार्क्स लिख सकते हैं. दोनों भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. रिमार्क्स में आप कोई भी अचीवमेंट है, कोई हाईलाइट करने वाली चीज़ है एट ऑल द एकेडमिक लेवल तो आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हो. लाइक बोथ ग्रुप है, आपने बोथ ग्रुप साथ में पास किया है, कोई एग्जाम्शन था या फिर कोई डिस्टिंक्शन था फाउंडेशन में, या फिर कोई रैंक था, सिटी टॉपर थे आप, या कुछ भी था वो आप लिख सकते हो. आपको अटेम्प्ट कैसे हाइड करना है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि जब आपने इंटरमीडिएट में लिखा है बोथ ग्रुप्स तो आप क्या करोगे, आप एक चीज़ तो ये कर सकते हो कि आप इंटरमीडिएट लिख के जो आपका ईयर वाला सेक्शन है उस ईयर वाले सेक्शन में आप
जस्ट ईयर मेंशन करो, नॉट द मंथ। लाइक अपन ने एक अटेम्प्ट दिया मैंने May 24 में एंड दूसरा अटेम्प्ट दिया May 25 में, तो आपको अटेम्प्ट हाइड करना है, तो आप टोटल मार्क्स लिख दोगे एंड ईयर ऑफ पासिंग में सिर्फ ईयर लिख दोगे, मंथ नहीं लिखोगे। एक ये वे हो सकता है जिससे आपके अटेम्प्ट हाइड हो सकता है, बट मैं बोलूँगा कि हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आया है अटेम्प्ट है तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जस्ट फॉर रेफरेंस अगर किसी को ऐसा करना है तो वो कर सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स एंड अचीवमेंट एडिशनल स्किल्स के बारे में कि कैसे अपन को ये सेक्शन रखना चाहिए। सो बेसिकली अपना जो अपन ने जो ये सेक्शन देखा जिसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अपन लिख रहे हैं, इसके बाद वाला जो सेक्शन होगा, इसके बाद अपन 2 सेक्शन बनाएंगे जिसमें अपन ऑन द बेसिस ऑफ आर पोर्टफोलियो की क्या क्या चीज़ें अपने पास हैं, लाइक टेक्निकल अपने पास ज़्यादा अच्छा है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा है अपने पास, या फिर अपने पास अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं, या फिर अपने पास कोई और एडिशनल स्किल है, तो अपन उसके बेसिस पे 2 पोर्टफोलियो 2 हेडिंग्स प्रिपेयर करेंगे। एंड बेटर यह है कि आप ये जो टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड अचीवमेंट्स एंड एडिशनल स्किल्स आपने लिखी हैं, इसको आप अगर सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दो, लाइक सैप वाला जो आपका एक पॉइंट हो गया और दूसरा आपका ये अरीबा, वीसर, ओमनीफोल, ये दोनों चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे एक सब हेडिंग बना सकते हो कि टेक्निकल स्किल्स, एंड उसमें आपने ये सब चीज़ें लिख दी। इसके बाद आपने एक और सब हेडिंग बना दी, उसमें आपने कुछ अदर स्किल्स लिख दी एंड उसका सब हेडिंग बना दिया। ये मैं आपको बताऊंगा रेज्यूमे में कि आप कैसे इसको बना सकते हो। उससे होगा क्या कि जो आपका रिक्रूटर है उसे अगर डायरेक्टली पूरा रेज्यूमे नहीं पढ़ना पड़ रहा है एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स में डायरेक्टली एक सब हेडिंग मिल गया, तो वो खाली सब हेडिंग को रीड करके एक आइडिया लगा लेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है एंड आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर अपन सब हेडिंग्स बना सकते हैं देन यू मस्ट गो फॉर इट, एंड आपको बना लेनी चाहिए सब हेडिंग्स। इसके बाद अपना क्या इंटरेस्ट है, लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, डिक्लेरेशन कौन सा है, ये सब चीज़ें बहुत सारे रेज्यूमे में देखता हूँ, जितना भी मैंने अभी तक रिव्यू किया बहुत सारा मिलता है, बट इन जनरल रिक्रूटर इन सब में से किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। सो इट इज़ बेटर अगर आपके पास कंटेंट है देन ये चीज़ आप नहीं डालो, एंड आपको कोई रिकमेंड नहीं करता ये डालने के लिए। अगर आपके पास कंटेंट है तो इन चीज़ों को हटा दो, अगर आपके पास कंटेंट की कमी है देन डिक्लेरेशन हटा दो, अदरवाइज इंटरेस्ट एंड लैंग्वेजेस को आप रख सकते हो अगर आपके पास कंटेंट की कमी है। एट आर्टिकलशिप लेवल आपके पास होगा, डेफिनेटली कम होता है कंटेंट बहुत, तो आप लिख सकते हो लैंग्वेजेस नोन एंड इंटरेस्ट, बट डिक्लेरेशन आपको फिर भी नहीं लगाना है। इसके बाद आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हो, सिंपली मैंने एक प्रोसेस लिखा है, बट इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपन को जस्ट आप अपने वर्ड्स में एक जो भी आपने काम किया है या फिर जो भी आपका कंटेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर का हो या फिर किसी का भी, उसको आप जस्ट कॉपी कीजिए अपने वर्ड्स में, जो आपने लिखा है उसे कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर उसे अपने चैट जीपीटी पर एंड उसे बोलिए कि रीड्राफ्ट इट इन ए बेटर वे फॉर रेज्यूमे इन 5 वेज और 10 वेज, एंड वो जो रिकमेंडेशन दे उसमें से आप कोई भी उठा के अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं जो आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है। इम्पैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अपने रेज्यूमे में। जितना ज़्यादा नंबर्स होंगे, जितने ज़्यादा एक्शन वर्ब्स होंगे, बहुत आपका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। एंड शॉर्ट लिस्टिंग का जो टाइम होता है, शॉर्ट लिस्टिंग का जो परसेंटेज होता है, सॉरी, वो बढ़ जाता है। तो इट इज़ बेटर कि आप जितना ज़्यादा हो सके नंबर्स का यूज़ करें, एंड चैट जीपीटी का यूज़ करके आप इजीली वो चीज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद अपन बात करेंगे कि आपको आपका रेज्यूमे कस्टमाइज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कस्टमाइज रेज्यूमे से मेरा मतलब है कि आपको हर एक कंपनी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन आपको एक अपना नया रेज्यूमे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑडिट के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग रेज्यूमे, डायरेक्ट टैक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग रेज्यूमे, और फाइनेंस का किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग रेज्यूमे। तो ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। So basically, it is not recommended to make resume for each company, क्योंकि जब आप उस फेज में होते हैं, जब आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर आप जॉब हंट के लिए लगे हुए होते हैं ना, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि आप रेज्यूमे बना पाओ अभी बैठ के। उस टाइम पे इतने इंटरव्यूज होते हैं, इतने फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, इतने सारे कॉल्स होते हैं दिन भर में कि नहीं टाइम मिलता है। सो
अगर आपके पास कोई एक टारगेट कंपनी है कि इस कंपनी में तो मुझे जाना ही जाना है, अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी है इन सिंपल वर्ड्स, तो उस ड्रीम कंपनी के लिए आप बना सकते हो रेज्यूमे। एंड अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप सबके लिए अलग अलग रेज्यूमे बनाओ। आप एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे बना सकते हो एंड सब जगह वो रेज्यूमे यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप बना रहे हो एक कस्टमाइज रेज्यूमे फॉर किसी भी कंपनी के लिए, तो आप उसे कैसे यूज़ करोगे, कैसे बनाओगे एंड कैसे यूज़ करोगे। सो बनाने के लिए मैं बोलूँगा कि आप जस्ट उस कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस जो वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हो, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं, कोशिश करो कि वो कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट हों। अगर उनको सैप चाहिए तो आप रेज्यूमे में आप मेंशन करो यू आर ए प्रोफिशिएंट इन रेज्यूमे, उसे बोल्ड करो और फर्स्ट पॉइंट रखो इन टेक्निकल स्किल्स वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो एंड आपका रेज्यूमे अगर एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे की जगह एक कस्टमाइज्ड रेज्यूमे होगा तो सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उनको जो चीज़ें चाहिए, रिक्रूटर को जो चीज़ें चाहिए, आपने उसके अकॉर्डिंगली ही अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज किया हुआ है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। बट साइमल्टेनियसली टाइम कम हो जाता है रेज्यूमे बनाने के लिए एंड अदर चीज़ों के लिए, तो इसलिए बोथ है, मतलब दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने कॉपी किया एंड पेस्ट किया, एंड ऑल्सो आपने आपके रेज्यूमे को भी कॉपी पेस्ट किया एंड उसकी हेल्प से आप उससे पूछ सकते हो कि मैं क्या क्या पॉइंटर्स ऐड ऑन करूँ, या डायरेक्टली सिर्फ आप जॉब डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो कि और लिख सकते हो कि मेरा ये बैकग्राउंड है एंड मैं कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ इन रेज्यूमे, ताकि मेरा इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के रेस्पेक्ट में मेरा सिलेक्शन का या शॉर्ट लिस्टिंग का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाए, चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँ। तो आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, एंड बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सीए फ्रेशर लेवल पे, सीए इंटरमीडिएट और सीए आर्टिकलशिप लेवल पे, तो कहीं पर भी अपने सीए की फील्ड में इन जनरल एटीएस कोई यूज़ नहीं करता है। इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कोई यूज़ नहीं करता है। सो अगर आपको पता लगाना है कि कौन यूज़ कर रहा है एंड कौन यूज़ नहीं करना है, तो बेसिकली आपको सिंपल एक चीज़ देखनी है, ध्यान रखनी है। अगर आप अपना रेज्यूमे किसी को मेल आईडी पर सेंड कर रहे हो या फिर किसी को लिंक्डइन पर सेंड कर रहे हो, किसी को व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे हो, तो वो आपका एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं चाहिए। वहाँ पे आपको सिंपली वो पर्सन आपका ओपन करेगा रेज्यूमे, अगर सही लगेगा आगे फॉरवर्ड कर देगा रिक्रूटर को एंड रिक्रूटर उसके बेसिस पे इंटरव्यू ले लेगा। अगर नहीं सही लगेगा तो वहीं पर वो रिजेक्ट कर देगा, जो भी केस होगा। बट एटीएस का यूज़ कहाँ आता है, जहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड वहाँ पे नहीं पॉसिबल है एचआर या रिक्रूटर के लिए कि वो एक एक रेज्यूमे को ओपन करे और चेक करे, तो इस वजह से वहाँ पे एटीएस का यूज़ करते हैं। तो इन जनरल आपको मैं बता देता हूँ, सीए फाउंडेशन, सीए आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड फाइनल बनने के बाद भी, सीए बनने के बाद भी नहीं यूज़ करते हैं। बट कुछ बैंक्स जैसे होती हैं, जैसे एचएसबीसी है, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये लोग अपने सेंट्रलाइज्ड पोर्टल से हायरिंग करती हैं, तो वहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, बट वहाँ पे चांसेस हैं कि जो उनका पोर्टल है वो रेज्यूमे भी अपलोड करने के लिए बोलता है एंड कवर लेटर भी अपलोड करने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर चांसेस हैं कि वो मे बी आपका जो रेज्यूमे है वो एटीएस से जाता हो एंड वहाँ पर आपका एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे की ज़रूरत पड़े। बट इन जनरल अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हैं, रेफरल के से आपने आपका रेज्यूमे दिया है, तो वहाँ पे कहीं पे एटीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा नहीं बनाना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है मतलब एटीएस के लिए बनाने के लिए। आप सिंपली आप एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाओ एंड वही हर जगह पे भेजो, परफेक्टली काम करेगा वो। एंड ऑल्सो मैंने एक लिंक भी अटैच किया है, इजीली आपको पता पड़ जाएगा। आप अपना रेज्यूमे इस लिंक पर कोई भी मतलब गूगल करोगे सिंपली कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे है या नहीं है, वो चेक करना है, तो बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं। किसी भी एक लिंक पे जाके आप अपना चेक कर सकते हो। बट अगर आपने सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया, जैसे मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था, तो आपको नहीं मिलेगा कोई भी ऐसा, मतलब मे बी ये चांसेस है कि आपका जो एटीएस का स्कोर है वो बहुत कम आए, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने फील्ड में यूज़ ही नहीं होता एटीएस, क्योंकि नंबर ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ही कम है अपने। 4-4.5 लाख तो स्टूडेंट्स हैं और 5-6 लाख टोटल सीएज हैं, तो और उसमें कितने ही अटेम्प्ट में, हर अटेम्प्ट में 14-15 हज़ार निकल रहे हैं सीए, तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं होते हैं कि एटीएस का यूज़ हो। अभी अपन आगे आते हैं।
सबसे पहले तो ये कवर लेटर की बात कर लेते हैं अपन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड बहुत लोगों को मतलब पता ही नहीं होता है कि कवर लेटर क्या होता है, कैसे भेजते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले तो मैंडेटरी है कि नहीं ये सेंड करना, सबसे पहले तो ये। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कवर लेटर कोई अलग सा चीज़ नहीं है। मतलब जो आप रेज्यूमे अटैच कर रहे हो, आपने कवर लेटर अटैच किया और फिर आप मेल लिख रहे हो कि भाई हाय अटैचिंग हियर विद माय रेज्यूमे एंड कवर लेटर फॉर योर रेफरेंस, वो नहीं करना है अपन को। कवर लेटर इज जस्ट आपका मेल बॉडी, जो आप कवर लेटर एक आप पीडीएफ में या फिर आप वर्ड में पीडीएफ फॉर्म में स्पेसिफिकली आप अपलोड कर रहे हैं या फिर भेज रहे हैं किसी को, वही कवर लेटर। जो मेल बॉडी है ना आपकी, वही कवर लेटर है। जस्ट आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी हायरिंग लिंक्डइन के थ्रू हो रही है या फिर मेल आप किसी को भेज रहे हो या फिर व्हाट्सएप या लिंक्डइन पर सेंड कर रहे हो किसी को डायरेक्टली मैसेजेस में, तो वहाँ पे आपको जब आप मेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेल कर रहे हो तो आपने कवर लेटर अटैच, आपने रेज्यूमे अटैच किया एंड कवर लेटर का जो कंटेंट होगा आप वो जस्ट वहाँ पे टाइप करोगे कि हाय एक्स वाई जेड, आई होप दिस मेल फाइंड यू वेल, मैंने ये अभी भी सीए बना हूँ मैं एंड मैंने यहाँ से आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और करा था, मैं इसी चीज़ में एक्सपीरियंसड हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे आपकी तरफ से कॉल आए। ऐसे करके आप सिंपल लिखते हो एंड ये जो कंटेंट आपने लिखा है ना, यही आपका कवर लेटर है। उसके लिए अलग से आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। कवर लेटर इसलिए अलग से, मतलब आपको कब ज़रूरत पड़ेगी कवर लेटर की, जब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बैंक्स होती हैं स्पेसिफिकली, जैसे एचएसबीसी, गोल्डमन सैक या फिर जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, डॉच बैंक, ये लोग क्या करते हैं अपने सेंट्रलाइज पोर्टल से हायरिंग करते हैं। तो वहाँ पे जो उनका रेज्यूमे होता है, वहाँ पे जो आप रेज्यूमे अपलोड करते हैं, साथ में वो एज ए मैंडेटरी फील्ड मांगता है कि आपको एक कवर लेटर भी अपलोड करना है उनके पोर्टल पर। तो वहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे ना, तब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपका जो सेम मेल बॉडी, आपकी आपने जो मेल पे अभी तक भेज रहे थे, वही मेल बॉडी आपको उठानी है, कॉपी करके वर्ड में डालनी है, उसका पीडीएफ बनाना है और वही अपलोड कर देना है। उसके लिए अलग से कुछ आपको नहीं प्रिपेयर करना है और ना कुछ अलग से बनाना है। सिंपल जो मेल है आपका, उसी को कॉपी करके वर्ड में, और कोई कुछ नहीं करना है, मतलब उसका नेम वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह कुछ नहीं लिखना है। सिंपल आप, क्योंकि आपका रेज्यूमे के साथ जा रहा है वो, तो रेज्यूमे ऑलरेडी सब कुछ डिटेल्स हैं आपकी। तो कवर लेटर में सिर्फ आपका कंटेंट होगा, मेल बॉडी डियर एक्स वाई जेड से लेके थैंक यू और योर नेम, मोबाइल नंबर जो भी है वो आप लिख दोगे और बस खत्म। मैंने एक मेल अटैच भी किया है यहाँ पे जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। एंड एक और चीज़ कि आपको किसी मेल पर कोई पर्सन है उसको सर मैडम से बोलना चाहिए या फिर नाम लेकर बोलना चाहिए, एंड मेल पर भी। और ऑल्सो जब कॉल पर है, एचआर का कॉल आया आपको कि हाय एक्स वाई जेड, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, तो अब क्या आप उसको नाम लेके बोलोगे, सर मैडम बोलोगे, या फिर इंटरव्यू में आप बैठे हो एंड देन आपको नाम लेना है कि नहीं लेना है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप भले ही आप आर्टिकलशिप लेवल पर हो या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेवल पर हो या फिर आप सीए बन चुके हो, आप एक प्रोफेशनल हो एंड यू आर नॉट लायबल कि आप किसी को नाम लेकर बुलाओ, क्योंकि कॉर्पोरेट में कोई किसी को नाम लेकर नहीं बुलाया जाए। कोई हेड भी है, कोई इवन द सीएफओ आ जाए या फिर किसी बिग फोर का पार्टनर भी आ जाए, उसको नाम लेकर ही बुलाते हैं। इट इज़ द ट्रेंड। तो आपको किसी को सर या मैडम बोलकर नहीं बुलाना है। अगर आप सर मैडम बोल देते हो गलती से, तो याद रखना इट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर देम कि आपने कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है मे बी, इसलिए आपको नहीं पता है कि यहाँ पे सर कल्चर या मैडम कल्चर नहीं होता है। तो ऑलवेज मेल हो या फिर इंटरव्यू हो या फिर किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, एचआर या मैनेजर या किसी से भी, हमेशा उसका नाम लेकर ही उसे डिनोट करें। आप अगर हिंदी में बात कर रहे हो देन आप उसको आप बोलकर रेस्पेक्ट दिखा सकते हो, बट कभी भी नाम के साथ में सर मैडम नहीं बोलना है आपको। इट इज़ क्लियर। इसके बाद आपको कवर लेटर में आप चीज़ें बोल्ड भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये जो कवर लेटर अटैच किया है एक जस्ट स्नैपशॉट, इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी है, लाइक केपीएमजी, वेदांता। वेदांता बड़ा क्लाइंट था तो मेरा, तो मैंने वो मेंशन किया है। मैरिको लिमिटेड में मैंने वो मेंशन किया है। तो ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि आपका जो कवर लेटर है बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब लोग बोर हो जाएंगे, एंड बोर हो जाएंगे तो कोई नहीं पढ़ने वाला है। एंड अगर कवर लेटर ही नहीं पढ़ा तो आपका नहीं चांसेस है कि आपका रेज्यूमे ओपन भी करेगा कोई। तो एक चीज़ याद रखना कि आपके रेज्यूमे का ऑब्जेक्ट है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, एंड कवर लेटर का आपका ऑब्जेक्ट है कि आपका जो आपने मेल भेजा है उसमें जो आपका रेज्यूमे अटैच्ड है वो रेज्यूमे ओपन हो जाए, बस इतना ही ऑब्जेक्ट है। कवर लेटर इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि आपका रेज्यूमे ओपन हो जाए, और रेज्यूमे इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, एंड फाइनली इंटरव्यू इतना अच्छा इम्पैक्टफुल आपको देना है कि आपको ऑफर लेटर आ जाए।
बस यही सिंपल कहानी है। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब ओवरऑल रेस्पेक्ट में है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़, क्वांटिफाई एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में, उतना ज़्यादा नंबर्स यूज़ करो। जितना ज़्यादा आपका नंबर आप डालते जाओगे, उतना आपका रेज्यूमे की वैल्यू और इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा, एंड उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। एंड दूसरी चीज़ क्वांटिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इज एक्शन वर्ब। जो भी आपके सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो आपको एक्शन वर्ब से स्टार्ट करना है। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? लाइक जो ई और डी से खत्म होते हैं, लाइक ड्राफ्टेड, कंप्लीटेड, एक्नॉलेज्ड, असिस्टेड, ये जो ईडी वाले वर्ड है ना, वो सब एक्शन वर्ब्स होते हैं। जस्ट आप चैट जीपीटी करेंगे कि लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स, या फिर आप गूगल भी करेंगे लिस्ट ऑफ एक्शन, तो आपको मिल जाएंगे इजीली। तो आपको एक्शन वर्ब से ही एक स्टार्ट करना है। उससे ऑटोमेटिकली आपका जो पॉइंट है उसकी वर्थ बढ़ जाती है, उससे लगता है कि आपने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है, एक्शन हो रहा है वहाँ पे, इसलिए एक्शन वर्ब बोलते हैं उनको। तीसरी चीज़, आपका जो रेज्यूमे है उसकी फाइल जो होती है, कि आप किसी को अटैच करके रेज्यूमे भेज रहे हैं तो उस पर क्या लिखोगे आप। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्टिकलशिप के लिए भेज रहे हो तो आपका नाम हाइफन एंड आपका आर्टिकलशिप ऐसे करके लिख सकते हो। या फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो तो आपका नेम प्लस सरनेम दोनों चीज़ें आएंगी, हाइफन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, या फिर आईटी लिख दो। या फिर सीए फ्रेशर के लिए आप कर रहे हो तो बस नेम प्लस सरनेम हाइफन और डायरेक्टली सीए फ्रेशर ऐसा लिख सकते हो आप, और सिंपल टर्म्स में भेज दो। उस पर बुक 1, बुक 2 या फिर V1 करके जो आता है वो नहीं करना है आपको, कि बहुत होता है कि नेम सरनेम V2, क्योंकि बार बार अपन सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली V1, V2, V3 बनते जाते हैं अपने फोल्डर में, बट अपन को वो नहीं करना। जब भेज रहे हैं तो फाइनल वर्जन होना चाहिए और उसमें कहीं पे V1, V2 नहीं आना चाहिए। सिर्फ नेम प्लस सीए फ्रेशर लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा सीए, या फिर आप डायरेक्टली नाम के आगे लगा सकते हो सीए नेम सरनेम, तो उससे भी आपका वो क्लियर हो गया कि आप सीए हो। इसके बाद अपन बात करते हैं एनीथिंग ऑड इट इज़ अ रेड फ्लैग। आपके रेज्यूमे में कुछ भी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपका रेज्यूमे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सिंपल होना चाहिए आपका रेज्यूमे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अलग अलग टेम्पलेट्स मिलते हैं मार्केट में, नहीं ज़रूरत है। सिंपल वर्ड में आप बनाओगे तो भी आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा बनेगा, एंड उसमें वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कंसिस्टेंसी। आपका जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रेज्यूमे होगा ना, उतना ज़्यादा वो अच्छा लगेगा। कंसिस्टेंट से मेरा मतलब है कि अगर आप फॉन्ट का साइज, फॉर एग्जांपल हेडिंग्स के लिए आपने 12 यूज़ किया है एंड नॉर्मल टेक्स्ट के लिए 10 यूज़ किया है, तो बस अब पूरे रेज्यूमे में आपको 10 एंड 12 इन दो के अलावा कोई भी फॉन्ट साइज यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल नेम के लिए आप 20 या 25 का फॉन्ट साइज यूज़ करें, ये इनकन्सिस्टेंसी आ गई यहाँ पे। या फिर आप टेबल की हेडिंग के लिए एक अलग फॉन्ट साइज यूज़ कर रहे हो 11, सबसे मेन जो हेडिंग है उसके लिए आपने 12 यूज़ कर दिया, और टेक्स्ट के लिए 10 यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 लेवल ऑफ आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, तो वो भी एक इनकन्सिस्टेंसी है। तो कोशिश क्या करनी है, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड हो, जितना जितना ज़्यादा कंसिस्टेंस हो। या फिर आप बुलेट पॉइंट्स लगा रहे हो अलग अलग सेक्शंस में। फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस में के नीचे, वर्क एक्सपीरियंस में हमने कुछ पॉइंटर्स लिखे, उसके नीचे आप टेक्निकल या एक्स्ट्रा करिकुलर वाले में भी कुछ पॉइंटर्स लिख रहे हो, तो आपके जो बुलेट पॉइंट्स है ना, वो एक लाइन में आना चाहिए सब के सब। अगर जितना ज़्यादा एक ही अगर लाइन में है तो इट इज़ कंसिस्टेंट। अगर वो आगे पीछे हैं कि ऊपर वाले थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहे हैं, नीचे वाले थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट इज़ इनकंसिस्टेंट। तो इस टर्म्स में भी आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका जो फॉन्ट का जो टाइप है, आप ट्राई करो टाइम्स इन रोमन एक फॉन्ट टाइप होता है, वो आप यूज़ करोगे। इट इज़ मतलब अच्छा है, और इन जनरल रेज्यूमेस में वही यूज़ होता है, तो आप वो ट्राई करो। एंड मिनिमम जो आपका फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट साइज़ है, जो मिनिमम आपको 10 रखना चाहिए, वो रीडेबल फॉर्मेट है। अगर आपके पास कंटेंट की कमी है तो भी 10, बट अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो भी 10, बट अगर कंटेंट की कमी है तो आप 10 का 11 कर सकते हो, बट 10 से कम रिकमेंडेड नहीं है। एंड ऑल्सो रिज्यूमे बनाने के बाद एटलीस्ट आपको 2 लोगों से रिव्यू करवाना है, एंड उसमें जो भी गलतियाँ उनको करेक्ट करना है। लिंक्डइन आईडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके हेडर्स में जो आप लगा रहे हो मेल आईडी, लिंक्डइन आईडी, वो एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए। एक्टिव तो हो गई, उसके बाद एक चीज़ और आपको करनी है, आपके लिंक्डइन अकाउंट पर जाना है, वहाँ पे आपको जो 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पे क्लिक करके लिंक्डइन आईडी को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ इन द सेंस कि जैसे मेरी आप लिंक्डइन आईडी यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद में मेरे पास कुछ टेक्स्ट था,
ABCPQRSTUVXYZ ऐसा करके कुछ ना कुछ टेक्स्ट था। मैंने उसे रिमूव करके सिर्फ मेरे नेम तक एडिट करके और यहाँ पर कर दिया है कि अब मेरा सिर्फ नेम इज़ द लास्ट, नेम के बाद में एक स्लैश लगा है, उसके बाद कुछ टेक्स्ट नहीं है। तो इससे दो चीज़ें हुई, एक तो मेरा जो लिंक्डइन आईडी है थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, अगर कोई देखेगा किसी को मैं भेजता हूँ तो प्रोफेशनल लग रहा है। दूसरी चीज़, जब आप वहाँ पे रेज्यूमे के टॉप पर अटैच करते हैं लिंक्डइन आईडी को, तब भी आपका लिंक्डइन आईडी बहुत ज़्यादा स्पेस कवर अप करता है, तो वहाँ पर भी हेल्प होगा। एंड दूसरा, अगर अब फिर भी आपका स्पेस ज़्यादा है तो आप लिंक्डइन आईडी को एक टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिंक और द प्रोफाइल लिंक लिखकर उसमें ये लिंक्डइन आईडी को एज ए लिंक अटैच कर सकते हैं। वो आपके अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब कर सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लिंक अटैच किया जाए। लिंक्डइन आईडी को आपको ऑप्टिमाइज़ भी करना है। ऑप्टिमाइज़ का मेरा मतलब है कि अगर आपने लिखा है, अज्यूमिंग आपने लिख रखा है कि आपके लिंक्डइन अकाउंट पे फॉर एग्जांपल 6000 प्लस फॉलोअर्स हैं एंड आप उनको हेल्प करते हैं या फिर कंटिन्यूस पोस्ट करते हैं या फिर आपको इंगेज करते हैं लोगों से, ऐसा अगर कुछ भी आपने अगर पॉइंट लिखा है अपने रेज्यूमे में, तो एंश्योर कि आप वो चीज़ एक्चुअली एटलीस्ट अभी के टाइम में जब आप किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हो या फिर किसी में अप्लाई किया है आपने, तो एटलीस्ट उस पीरियड में आपको वो चीज़ करनी है कि एक्चुअली आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ पोस्ट कर रहे हो ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस। एटलीस्ट वीक में 2 पोस्ट आपकी आ जानी चाहिए, ताकि अगर आपकी, क्योंकि आपके रेज्यूमे में आपने मेंशन करी है लिंक्डइन आईडी एंड इट इज़ अ एक्टिव मेल आईडी, तो कोई भी पर्सन या एचआर या मैनेजर हो सकता है कि आपकी लिंक्डइन पे गलती से भी क्लिक कर दे ना, प्रोफाइल ओपन हो जाए एंड अगर वो देखता है कि प्रोफाइल पे फोटो ही नहीं है एंड बैकग्राउंड कुछ नहीं है, उसमें कुछ ना पोस्ट है ना कुछ है, देन इट इज़ अनप्रोफेशनल। तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट इस पीरियड में आपका लिंक्डइन आईडी अच्छा हो जाए एंड ऑल्सो कुछ पोस्ट आप कर रहे हो, ताकि अगर वो लिंक्डइन आईडी आपका ओपन होता है तो उस पर ज़्यादा ऐसा नहीं लगे कि अनप्रोफेशनल है और कोई चलाता ही नहीं है, जस्ट अभी ऑन किया है, ऐसा नहीं लगे। एंड ऑल्सो एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, जो मैं खुद भी कर देता था कितनी बार, तो कि आप जब मेल आईडी पे अटैच कर रहे हैं, जब आप रेज्यूमे अटैच करते हो तो याद रखना है आपको मेल बॉडी जो आपने कॉपी करके अपने पास रखी हुई है एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको आपने अटैच किया, साथ में आपको रेज्यूमे भी अटैच करना है और फाइनल वर्जन जो है आपका विद V1 V2 वाला नहीं, सिंपली नेम CA नेम सरनेम या फिर नेम सरनेम स्लैश IT नेम सरनेम स्लैश आर्टिकलशिप, जो भी आपका रेज्यूमे है वो ही भेजना है। एंड भूलना नहीं है अटैच करना, जब आप मेल बॉडी कॉपी करके वहाँ पे अटैच कर लिखते हैं एंड जब वो सब में बिजी हो जाते हैं ना, तो रेज्यूमे बहुत बार अटैच करना ही रह जाता है। एंड ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि बहुत बड़ी गलती है कि रेज्यूमे ही नहीं गया तो शॉर्ट लिस्टिंग कहाँ से आएगा। तो ये है। इसके बाद मैं अब आपको एक काम करता हूँ, मैं मेरे रेज्यूमे का एक वॉक थ्रू कराने से पहले एक बार आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ भी इशू है या कुछ क्वेश्चन है, या फिर मैं डायरेक्टली रेज्यूमे के लिए गो थ्रू पे चला जाऊँ, एक बार आप मुझे अपनी तरफ से कंफर्म कर दो।